नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। और आज का यह वीडियो LLMU BA पार्ट 3 वाले छात्रों के लिए है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग BA पार्ट 3 के पेपर 6 का जो भाषा विज्ञान वाला पार्ट है उसमें जो टिप्पणी पूछी जाती है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें को देखेंगे। जैसे कि उसमें जो टिप्पणी पूछी जाती है वो 15 अंक का होता है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं और एक अच्छा सा नोट्स बना लेते हैं यहाँ से, तो निश्चित रूप से आप वो 15 मार्क्स ले पाएंगे। वहाँ से आपको कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं और मैंने प्रीवियस ईयर भी आप लोगों को दिखाया है कि भाषा विज्ञान से 30 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको भाषा की उत्पत्ति, भाषा की विशेषता, भाषा एवं बोली में अंतर, ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो भी कुछ दिन पहले दिया था जिसमें मैंने भाषा की परिभाषा को बताया था। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हो सकता है कि वो प्रश्न इस बार आपके एग्ज़ाम में पूछ दिए जाएं। और भाषा और बोली में अंतर, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो हो सकता है कि ये प्रश्न भी आप लोगों से इस बार पूछ दिए जाएं। तो इसका मैंने टेलीग्राम पे PDF अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कॉपी पे नोट बना सकते हैं, फिर उसको रीड कर सकते हैं। तो वहाँ से आपका 15 मार्क्स का प्रश्न जो है वो तैयार हो जाएगा। और बाकी आपके पास जो भी सोर्सेज हों जिससे आप पढ़ रहे हों उससे भी आप पढ़ सकते हैं, ताकि आपको वो एक ब्रॉड आइडिया लगे, अच्छे से आप उसको देख पाएँ। ठीक है, फ़िलहाल हमारे पास जो है बहुत कम समय है, इसलिए कम समय में जो भी हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ें कर सकते हैं वो हम लोग कर लेते हैं। तो अभी जो है आज के इस वीडियो में 15 मार्क्स का तो उस भाषा विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, और 15 मार्क्स जो होता है जिसमें आपको 5 मार्क्स का एक टिप्पणी पूछी जाती है, वो 3 टिप्पणी पूछे जाते हैं। वो मेनली आप देखेंगे कि स्वर और व्यंजन से संबंधित प्रश्न रहता है। उसके पूरे वर्गीकरण को आपको पढ़ना है। जैसा कि आपने पहले भी स्वर और व्यंजन को पढ़ा होगा, तो आपने पहले से पढ़ रखा है, बस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है इसमें, और एक अच्छा सा नोट्स तैयार करके उसको बार बार रीड करना है, ताकि उसको जब आप पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में अच्छे तरीके से आप उसे लिख पाएँ। ठीक है, तो जैसा कि पेपर 6 का ये पार्ट है भाषा विज्ञान और टिप्पणी पूछी जाती है 3। तो आज के इस वीडियो में स्पेशली हम लोग स्वर और व्यंजन से संबंधित पूरे वर्गीकरण को देखेंगे। और एक चीज़ इसमें जान लीजिए कि प्रीवियस ईयर में इससे प्रश्न आए कैसे हैं। तो सबसे पहले इसमें उच्चारण स्थान पूछा जाता है, हो सकता है कि आप लोगों को इस बार पूछा जाए। उसके बाद इसमें टाइप्स पूछे जाते हैं, जैसे स्वर और व्यंजन के जो भी टाइप्स हैं, ठीक है, वो पूछे जाते हैं। और उसमें मेनली आपको अल्प प्राण पूछा जाएगा कि इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। फिर महाप्राण के बारे में पूछा जाएगा कि 5 मार्क्स का आप महाप्राण पर आप टिप्पणी लिखिए। उसके बाद घोष वर्ण किसको कहते हैं, अघोष वर्ण किसको कहते हैं, ये सारे प्रश्न 5-5 मार्क्स के बनेंगे। उसके बाद उदात्त स्वर क्या होता है, अनुदात्त वर्ण क्या होता है, स्वरित क्या होता है, ठीक है। प्रयत्न पूछा जाएगा, उसमें आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है और बाह्य प्रयत्न क्या होता है। तो ये कुल प्रश्न हैं जिससे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक। तो आपको इतना तैयार करना है अच्छे तरीके से, ताकि आप 15 मार्क्स के लिए पूरे तरीके से निश्चिंत हो जाएं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग इसी को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो वर्ण प्रकरण है, आपने पहले से भी पढ़ा है कि वर्ण जो होता है उसका हम लोग पुनः खंडन नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यथा अ, ई, व, च, क इत्यादि, ठीक है। पिता शब्द की 2 ध्वनियाँ हैं, जैसे पी और ता। इसके 4 खंड हैं, प हलंत धन ई, ठीक है, त हलंत जोर आ। तो अब इन 4 ध्वनियों के पुनः खंडन नहीं किए जा सकते, पुनः हम इसका टुकड़ा नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे क है, तो क में क्या छुपा हुआ है, क हलंत और धन अ। तो क हलंत धन अ लिखने के बाद अब हम इसके छोटे टुकड़े नहीं कर सकते, तो उसी को हम लोग वर्ण कहते हैं। फलस्वरूप ये उपरोक्त मूल ध्वनियाँ वर्ण है।
इसी को हम लोग वर्ण कहेंगे। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। तो आप सिंपल सा एक वर्ण का डेफिनेशन लिखेंगे और उसको एग्जाम्पल के तौर पे दर्शाएंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि वर्ण या अक्षर वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कर्ण का विषय है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्णों या अक्षरों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो तरह के होते हैं, ठीक, स्वर और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में आप जानते हैं कि अ, आ, ई, ठीक है, ये सारे जितने भी वर्ण हैं ये सारे स्वर वर्ण कहे जाते हैं। उसके बाद आप व्यंजन में भी जानते हैं कि ये सारे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इसमें स्पेशली नाम दिया गया है, ठीक है, वो भी हम लोग आगे इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले आप इसे जानिए कि स्वर वर्ण क्या होता है। तो स्वर वर्ण उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण हम बिना किसी दूसरे व्यंजन वर्ण के सहयोग के बिना करते हैं। तो इसकी संख्या 13 है। ये सभी स्वतंत्र होते हैं। स्वर वर्ण का वर्गीकरण हम निम्नलिखित प्रकार से करते हैं, जैसे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या हुआ, वो ये मूल, ठीक है, ये मूल या ह्रस्व स्वर या एकमात्रिक स्वर कहलाते हैं। जैसे कि क्या होता है कि दीर्घ स्वर में क्या होता है कि वो दीर्घ हो जाता है, यानी कि उसका उच्चारण जो है वो स्वर और स्वर मिलके बना हुआ है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये ह्रस्व है, जैसे अ, ई, उ, रे, ठीक है, इसके छोटे और भाग नहीं किए जा सकते हैं। और जैसे दीर्घ स्वर है तो इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या है 8 और इन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है। इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ठीक है, ये सारे जितने भी वर्ण हैं ये सारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर को अच संधि भी कहते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि ये जो अच संधि है जिसको हम लोग स्वर संधि कहते हैं, उस अच के अंतर्गत जो है पूरा स्वर आता है, इसी को हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। उसके बाद प्लुत स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे किसी को पुकारने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण हम बिना किसी स्वर की सहायता के नहीं कर सकते, इसे हम हल संधि भी कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ण के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी हुई रहती है। जैसे हम लोग क बोलते हैं तो क में क्या है, अ छुपा हुआ है। अर्थात हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि अ के बिना व्यंजन वर्ण का उच्चारण संभव नहीं है। क से लेकर ह तक 33 व्यंजन वर्ण होते हैं, यथा मतलब जैसे प, फ इत्यादि। तो प में क्या हुआ है, अ छुपा हुआ है, प हलंत धन अ। इसकी निम्नलिखित श्रेणियां हैं। इसी चीज़ को मैं पहले आपको बोल रही थी कि इसमें कुछ जो है टाइप्स बटे गए हैं, तो उसी को हम लोग अब जानेंगे। जैसे कि सबसे पहला क्या है, स्पर्श व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण अब किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं ये आपको जानना है। तो ये जो स्पर्श व्यंजन वर्ण है इसके अंतर्गत ये कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ और दंत स्थानों के स्पर्श से उच्चारित किए जाते हैं। इसी कारण से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इन्हें हम दूसरे रूप में वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। वर्गीय व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी वर्गों का उच्चारण स्थान अलग अलग है। जैसे आपने देखा कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग इत्यादि। इस जाति के 5-5 व्यंजन के 5 वर्ग बनाए गए हैं, ठीक है। तो जिस तरह से आपने देखा कि इसके 5 वर्ग बनाए हुए हैं वही बात यहाँ पे कही जा रही है। तो आपको स्पर्श व्यंजन वर्ण को ध्यान में रखना है कि ये जो कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है और तवर्ग है, पवर्ग है, ये सारे कौन से वर्ण हुए, व्यंजन वर्ण। और उसके अंतर्गत कौन से हुए, तो स्पर्श व्यंजन वर्ण। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अब अंतस्थ व्यंजन वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन वर्ण आएंगे, तो ये 4 हैं। कौन कौन, तो य, र, ल, व। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दंत और ओष्ठ के परस्पर सटाने से होता है, परंतु कहीं भी पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होता, अतएव इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है
कि इस अंतस्थ व्यंजन वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। आगे हम लोग उच्चारण स्थान को भी देख लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर ये प्रश्न पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। उसके बाद ऊष्म व्यंजन वर्ण। तो ऊष्म व्यंजन वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो इसकी संख्या 4 है। तालव्य श, मध्यम श, दंत श और ह। उसके बाद आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को हमने पहले ही पढ़ा है, ठीक है। प्लुत स्वर को हमने पहले ही पढ़ा है कि इसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। इसका प्रयोग वेदों में परिलक्षित होता है एवं संगीत में भी प्लुत स्वर का प्रयोग देखा जा सकता है। जैसे यथा हे बालक अत्र आगच्छ। तो जब हम किसी को पुकारते हैं तो उसमें हम लोग प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए एक श्लोक भी दे रखा है यहाँ पे एक निष्कर्ष के तौर पे कि एकमात्रो भवेत् ह्रस्वः, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रा च प्लुत और गेयो व्यंजनम च आर्धमात्रकम। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे जितना भी पढ़ा है उसको एक श्लोक के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। तो जब आप श्लोक लिखेंगे तो आपका मार्क्स और ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अब देखिए, अब यहाँ से जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहाँ से शुरुआत है। तो इसको जानने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। ये देखिए, इसको जानने से पहले हम एक बार इसे देख लेते हैं। एक बार इसको अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा है, सबसे पहले आपने पढ़ा है स्वर वर्ण, ठीक। स्वर वर्ण के अंतर्गत आपने मूल स्वर को पढ़ा, फिर दीर्घ स्वर को पढ़ा, ठीक है, और उसके बाद प्लुत स्वर को पढ़ा, ये आपने पढ़ लिया। उसके बाद आइए व्यंजन पे। तो व्यंजन वर्ण में आपने क्या सब पढ़ा है। व्यंजन वर्ण में आपने स्पर्श व्यंजन पढ़ा, अंतस्थ पढ़ा। इसको आपको ऐसे ही चार्ट के रूप में बना लेना है अपने कॉपी पे, ताकि थोड़ा सा जब आप रिवाइज़ करने एग्ज़ाम टाइम में बैठेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस आप एक बार इस पेज को देख लेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि कौन सा स्पर्श व्यंजन है, कौन सा ऊष्म व्यंजन है, कौन सा अंतस्थ व्यंजन वर्ण है, ये सब आपको ध्यान में आ जाएगा। तो ठीक इसी तरह से आपको ये बना लेना है। ऊष्म में ये हुआ, अंतस्थ में ये लव हुआ, और संयुक्त व्यंजन वर्ण ये है संयुक्त व्यंजन वर्ण। कौन सा, अक्ष, त्र और ज्ञा, क्योंकि ये 2 वर्णों के संयोग से मिलके बनता है। तो ये हुआ व्यंजन वर्ण का। फिर आपने स्वर वर्ण को भी देख लिया। उसके बाद आप इस चीज़ को समझिए थोड़ा, यहाँ से जो है ज़्यादातर प्रश्न यहीं से बनते हैं, ठीक है। अब ये समझना है आपको। अब आप समझिए, अभी जो हमने अल्प प्राण और महाप्राण कुछ देर पहले आपको बताया कि अब हम लोग वही पढ़ेंगे, अल्प प्राण महाप्राण, जो कि कितने बार आपके एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। तो हो सकता है अब इस बार भी आप लोग के एग्ज़ाम में पूछा जाए। तो ये जो अल्प प्राण है वो क्या है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं कि वो किस टाइप में आता है। तो एक चीज़ देखिए कि प्रयत्न होता है, मतलब किसी भी उच्चारण को जब हम लोग उच्चारण करते हैं, किसी भी वर्ण को जब हम लोग उच्चारण करते हैं, तो जो प्रयत्न लगता है ना, वही 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आभ्यंतर यानी अंदर का प्रयत्न, और एक होता है बाह्य प्रयत्न, ठीक है। बाहरी प्रयत्न, ठीक है, बाह्य प्रयत्न। तो ये जो 2 टाइप का हुआ, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, इस बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत ये सारे टाइप्स आते हैं, ठीक है। और जनरली यही आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में पूछ दिया गया है बाह्य प्रयत्न, ठीक। तो बाह्य प्रयत्न जब पूछा जाएगा तो आप इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन में लिखने के लिए, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिखने के लिए आप इसी प्रकार से चार्ट बना सकते हैं कि बाह्य प्रयत्न जो है कुछ इस तरह से बांटा हुआ है। मतलब बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत महाप्राण आते हैं, अल्प प्राण आते हैं, घोष वर्ण आते हैं, अघोष वर्ण आते हैं, श्वास, संवार, विवार, नाद, अघोष, अल्प प्राण, और ये तीनों जो आपको दिख रहा है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, आप लिख लेंगे अपनी कॉपी पे। तो ये सारे जितने भी टाइप्स हैं वो बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। और आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत अगर पूछा जाएगा आपसे कि आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं, तो उसके अंतर्गत विवृत, समवृत, ईषत् स्पृष्ट, स्पृष्ट और ईषत् विवृत आते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और आभ्यंतर प्रयत्न को जानना है कि वो किसको कहते हैं, बाह्य प्रयत्न।
और इसका टाइप्स क्या है, तो वो यही है। मेनली यहीं से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनेगा। तो आपको ये अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत कौन से वर्ण आए और आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत क्या सब आए हुए हैं। ठीक है। बाकी एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि बाह्य प्रयत्न अलग से पूछा जा सकता है, आभ्यंतर प्रयत्न अलग से पूछा जाता है 5 मार्क्स का। उसके बाद महाप्राण पूछा जा सकता है, घोष पूछा जा सकता है, अघोष वर्ण पूछा जा सकता है, अल्प प्राण पूछा जा सकता है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये भी पूछा जा सकता है 5-5 मार्क्स का। ठीक है। और बाकी ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। बस आपको ध्यान में रखना है कि ये सारा जो है आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आता है। तो आप समझ गए होंगे। आपको बस इस चार्ट को पूरा अच्छे से ध्यान में रखना है और सबका जैसे अल्प प्राण वर्ण में कौन कौन से वर्ण आए हैं उसको ध्यान में रखना है। तो अब हम लोग वही देख लेते हैं। अब देखिए, जैसे ये अल्प प्राण है, अल्प प्राण किसको कहेंगे, तो ये देख लीजिए अब कि प्रत्येक वर्ग के, जहाँ पे टिक लगा हुआ है, प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण यानी य, र, ल, व, ये जो है ये अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है, आपसे ये पूछा जाएगा। उसके बाद क्या है कि जिसके उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकले तथा जिनमें हकार जैसी ध्वनि ना हो, ठीक है, उसे हम लोग अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। आप अपने कॉपी पे इसको नोट करेंगे और इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद महाप्राण इसी तरह ये अलग अलग करके पूछा जा सकता है, इसीलिए आप लोग अगर मान लीजिए महाप्राण पूछा जाएगा तो आप इतना तो लिखेंगे ही, 5 मार्क्स का रहेगा तो इतना तो लिखेंगे ही, और साथ साथ आप लोग बाह्य प्रयत्न को भी एक्सप्लेन कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो अल्प प्राण और महाप्राण है ये बाह्य प्रयत्न के टाइप्स में आता है, इसलिए आपको प्रयत्न को डिफाइन करना पड़ेगा। फिर प्रयत्न 2 तरह का होता है, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, उसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो 5 मार्क्स का जो प्रश्न पूछा जाता है वो डिमांड पूरा हो जाएगा। उसके बाद महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ग के द्वितीय, चतुर्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण यानी तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंड स, ह, ये जो है महाप्राण व्यंजन कहलाता है। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। जैसा कि अल्प प्राण में क्या था कि प्रथम वर्ग का पहला और तीसरा, पांचवा, उसी तरह इस महाप्राण में क्या है, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण, ये जो है महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है। अब आपको पढ़ना है कि घोष वर्ण क्या होता है। घोष वर्ण और फिर अघोष वर्ण, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सब एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा हुआ है। घोष वर्ण में क्या है कि प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण, ठीक, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, जैसे कवर्ग है तो कवर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा और पांचवा और अंतस्थ वर्ण और ह, ये जो है ये घोष वर्ण है। और फिर अघोष वर्ण में क्या है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों श, ये अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कॉपी पे नोट करना है। उसके बाद देख लीजिए, आप चाहें तो इस सब को भी नोट कर सकते हैं कि जीवा मूल्य क्या है, उपध्य मानीय क्या है, लेकिन ये सब इतना पूछा नहीं जाएगा आपके एग्ज़ाम में। और अभी ऐसा टाइम है जब आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और बहुत ज़्यादा टाइम भी इस बार नहीं दिया गया है 3rd ईयर में, इसीलिए जो भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है आप इसे अच्छे से पढ़िए। उसके बाद आप इस उच्चारण स्थान को पढ़िएगा, क्योंकि उच्चारण स्थान तो आपने पहले भी कई बार पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, बस एक बार थोड़ा सा उसको अच्छे से ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, आपने पहले से ही पढ़ा होगा तो आप इसको कॉपी पे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको इसे ध्यान में रखना है। इस बार हो सकता है कि ये प्रश्न ज़रूर से ज़रूर पूछा जाए, और अगर 15 मार्क्स में उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तो आप अच्छे से चार्ट बना के इसको लिखेंगे। ठीक, उसके बाद ये भी है उच्चारण स्थान में, जिसमें देतो कंठ तालु देतो कंठोष्ठम वकारस्य दंठोष्ठम, आपने पहले भी इसे पढ़ा होगा, इसे बस एक बार ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं अब आपको प्रयत्न
प्रयत्न का मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, और उसके बाद उच्चैरुदात, निचैरुदात और समाहार स्वरित ये भी आपको देखना है। ये देखिए, प्रयत्न विचार। प्रयत्न विचार ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको देखना है। तो सबसे पहले क्या है कि वर्णों के उच्चारण के लिए कंठ, तालु आदि उच्चारण यंत्रों से जो क्रिया की जाती है उसे प्रयत्न कहते हैं। उच्चारण के क्रम में, ठीक है, जो भी हम क्रिया करते हैं उच्चारण करने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रयत्न बोलते हैं। प्रयत्न दो तरह का होता है, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है। आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत मैंने पहले ही कहा, उस चार्ट के माध्यम से बताया कि इसमें स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, विवृत, ईसत विवृत और संवृत, ये सारे इसके टाइप्स हैं। उसके बाद बाह्य प्रयत्न का, अच्छा, ये आभ्यंतर प्रयत्न का थोड़ा सा डिफिनीशन देख लीजिए कि ये क्या कहता है। ध्वनि उत्पन्न होने के पहले वागींद्रियों द्वारा जो प्रयत्न किया जाता है उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद होते हैं। तो आभ्यंतर प्रयत्न मतलब क्या कि अंदर का प्रयत्न, जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो अंदर से जो प्रयत्न करते हैं पहले, उसी को हम लोग आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और बाह्य प्रयत्न में जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो जो बाहरी आवरण द्वारा हम लोग प्रयत्न करते हैं उसको हम लोग बाह्य प्रयत्न कहते हैं। तो बाह्य प्रयत्न में क्या है कि उच्चारण के अंत के प्रयत्न को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। इसके 8 भेद होते हैं, विवार, समवार, श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक, इसमें से आपको पढ़ना कौन कौन सा है अच्छे से, जो एग्जाम में आएगा उसमें पढ़ना है महाप्राण, अल्पप्राण, घोष और अघोष, इतना पूछा जाएगा। बाकी टाइप आपको बस ध्यान में रखना है कि बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत 8 भेद होते हैं, और साथ साथ बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत 3 और भेद भी होते हैं जो कुछ विद्वानों ने बताया। उन्होंने क्या बताया कि उच्चैरुदात, निचैरुदात और समाहार स्वरित, ये भी जो है ये बाह्य प्रयत्न का टाइप है। ये चीज़ कुछ विद्वानों ने बताया। तो अब उच्चैरुदात किसको कहते हैं, फिर निचैरुदात किसको कहते हैं और समाहार स्वरित किसको कहते हैं, ये आपको जानना पड़ेगा। जैसा कि आपने BA पार्ट 1 में भी पढ़ा होगा संज्ञा प्रकरण, तो उसमें आपने उच्चैरुदात, निचैरुदात और समाहार स्वरित को जाना होगा। ठीक है, आपने पहले से ही पढ़ा होगा इसे, फिर भी आज थोड़ा सा देख लीजिए कि उच्चैरुदात क्या कहता है। तो मुख में कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थानों के ऊपर के भाग से जिस स्वर की उत्पत्ति होती है, उच्चैरुदात मतलब ऊपर का भाग, ठीक है, उस स्वर को हम लोग क्या कहते हैं, उदात्त स्वर कहते हैं। उदात्त स्वर पर कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता है तथा इन स्वरों का केवल वैदिक साहित्य में ही प्रयोग मिलता है। आपको ये बात ध्यान में रखना है कि इसका प्रयोग कहाँ पे मिलता है, वैदिक साहित्य में। अग्नि ही यहाँ नी उदात्त स्वर युक्त है, इसीलिए इस पर कोई चिन्ह नहीं लगाया गया है। उसके बाद इसी तरह आपको निचैरुदात पढ़ना है। तो निचैरुदात में क्या होगा कि उच्चारण स्थानों के 2 भाग होते हैं, एक तो ऊपर का, एक नीचे का। तो जो नीचे का भाग होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, निचैरुदात। मतलब कि जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो नीचे के भाग से जो स्वर की उत्पत्ति होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, निचैरुदात। उसके बाद ये जो समाहार स्वरित है, तो समाहार का अर्थ क्या होता है, मेल, अर्थात जिस स्वर में उदात्त और अनुदात्त दोनों स्वर का मेल हो उसे हम लोग समाहार स्वरित कहते हैं। इस स्वर का भी वेदों में ही प्रयोग हुआ है। इसे प्रदर्शित करने के लिए इसके ऊपर खड़ी लाइन खींचते हैं, जैसे योगे, यहाँ पे खड़ी लाइन खींची गई है। यहाँ ग में स्थित ए स्वरित चिन्ह युक्त कहा जाएगा, तथा पितरम, यहाँ पे जो र पे ये लकीर खींची गई है, ये जो है ये भी समाहार स्वरित के एग्जाम्पल में आएगा। स्वरित का उच्चारण न बहुत ऊंचा होता है और न बहुत नीचा होता है, अपितु मध्यम होता है। जैसे कि निचैरुदात में नीचा, उच्चैरुदात में ऊंचा, उसी प्रकार समाहार स्वरित में क्या होता है, मध्यम होता है। तो आपको इसे अच्छे से नोट करना है कॉपी पे और ध्यान में रखना है। ठीक, आपने बाह्य प्रयत्न को पढ़ लिया। बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आपने घोष को पढ़ लिया, अघोष वर्ण को पढ़ लिया, अल्प प्राण और महाप्राण इसको आपने देख लिया है। उसके बाद आभ्यंतर प्रयत्न को आपने देख लिया है। ठीक, तो आपको
अच्छे से यहाँ से एक नोट्स बनाना है और नोट्स बना के आपको उसे पढ़ना है, ठीक है। फिर हम लोग किसी और वीडियो में मिलेंगे। और जो भी पीडीएफ है वो मैंने इम्पोर्टेंट पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया है। जैसे कि पेपर 7 का जो है पूरा पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है, क्योंकि बहुत कम समय है और आप लोगों को भी पढ़ना है अच्छे से, इसीलिए मैंने पेपर 7 का जो अलंकार है, छंद है, साहित्य दर्पण से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें उस सबको मैंने अपलोड कर दिया है। तो आप वहाँ से उसे पढ़ सकते हैं। पेपर 5 का मैंने कुछ वीडियोस भी दिया है और कुछ पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है। पेपर 6 के लिए ये जो है भाषा विज्ञान, ये आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। और कुछ जो समाज से संबंधित उसमें सिलेबस में है वो मैं आगे आपको करवाना चाहूँगी। तो आप वहाँ से जो वीडियो आएगा उससे आप पढ़ सकते हैं। वो भी बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है कि रूप सिद्धि कैसे की जाती है, और उसमें जो सूत्र होते हैं वही सूत्र आपसे पूछा जाएगा, बस आपको रूप सिद्धि ध्यान में रखना होता है। उसके बाद जो समास में समास विग्रह पूछा जाता है और पदों का उस समस्त पद का एक जो वाक्य है वो पूछा जाता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। वो सब आपने पहले ही पढ़ा है, तो वो सब आपको बस एक रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो ये देख लीजिए, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में कि घोष वर्ण क्या है, अघोष वर्ण क्या है, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त में उदात्त किसको कहते हैं, अनुदात और स्वरित क्या है। तो ऐसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं। ये देखिए, विवार, समवार, श्वास, ये सब पूछा नहीं जाएगा, बस पूछा क्या जाएगा तो घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।